हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमने कैलकुलस से स्टार्ट किया था और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेट थ्योरी, और उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेशंस। सेट थ्योरी क्या होती है? सेट क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो सेट क्यों पढ़ते हैं? सेट इसलिए पढ़ते हैं कि सेट का ऐसे यूज होता है जैसे मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे डेटा को आप एक व्यवस्थित तरीके से कम स्पेस में उसको रख के इजीली उन पे ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सेट होता है, सेट में भी बहुत सारे डेटा को एक साथ रखा जा सकता है, ठीक है। तो उससे फिर क्या है ना कि उसका एनालिसिस करना, उस पर ऑपरेशंस करना ईजी हो जाता है, ठीक है। ये होता है सेट। रिलेशंस क्यों पढ़ते हैं? रिलेशंस बेसिकली ये होता है कि जो सेट्स आपने पढ़े वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं या आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं, ओके। आपने फंक्शंस पढ़ा। फंक्शन किस में आता है? कैलकुलस में होता है। यहाँ से आपका कैलकुलस स्टार्ट हुआ। अभी हम पूरा कैलकुलस चलेंगे स्टार्टिंग से, फंक्शन से। फंक्शंस के बाद आप क्या पढ़ोगे? लिमिट पढ़ोगे। लिमिट के बाद क्या पढ़ोगे? कंटिन्यूटी पढ़ोगे, ओके। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे या डिफरेंशिएशन पढ़ोगे। डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, ओके। यहां तक पढ़ लिया आपने, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद आप पढ़ोगे जो डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, इसके एप्लीकेशंस। सो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। इसके बाद आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन के भी आप एप्लीकेशंस पढ़ोगे, ओके। लिमिट, कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ोगे और फिर उसके एप्लीकेशंस। ऐसे ही फिर इंटीग्रेशन पढ़ोगे, फिर उसके एप्लीकेशंस। डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन, इसकी क्या एप्लीकेशंस होते हैं? किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन निकालना, या किसी का रेट ऑफ चेंज डिसाइड करना, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, किसका यूज होता है? डिफरेंशिएबिलिटी का यूज होता है। मैक्सिमा मिनिमा निकालना किसी फंक्शन का, ओके। तो इन सब में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। ऐसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का यूज क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ एरिया निकालना। इंटीग्रेशन का यूज करेंगे हम एरिया निकालने में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कैलकुलस में। क्या होता है ये सब, क्यों पढ़ते हैं हम? देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा है फंक्शंस। फंक्शंस तक तो मैंने आपको बता दिया था कि फंक्शन क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद की ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये उस फंक्शन का एनालिसिस करने के लिए, ये बेसिकली टूल्स है। जो आपने फंक्शन पढ़ा ना, वो फंक्शन कैसा होगा, कैसे बिहेव करेगा, उसका कर्व कैसा होगा वगैरह, वो सब ये सारी चीज़ें बताती है, लिमिट से लेके यहाँ तक, ओके। तो ये बेसिकली उस फंक्शंस के एनालिसिस में यूज होती है, ओके। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कैलकुलस में। तो हमने फंक्शंस पूरा पढ़ लिया था। फंक्शंस के बाद हमने कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और कुछ छोटे छोटे जो फंक्शंस थे हमने वो कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट से। लिमिट क्या होती है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? देखो कि सपोज कोई फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स है। आपके पास कर्व गिवन है, या फिर आपको मालूम है कि एक स्मूथ कर्व है जो सीधा सीधा जा रहा है, स्मूथ फंक्शन है जो सीधा सीधा जा रहा है। तो आपको अगर बताना है कि जब x a की तरफ जा रहा है तो y किधर जाएगा, तो y f ऑफ a की तरफ जाएगा। आपको पता है, अगर पता है तो। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे x ए की तरफ जा रहा है, उस ए पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन ब्रेक कर रहा हो, उससे पहले कुछ और वैल्यू हो, उसके बाद कुछ और वैल्यू हो, ओके। ऐसा भी हो सकता है ना। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप देखोगे कि जब x ए की तरफ जा रहा है, व्हेन x इज टेंडिंग टू ए, आप देखोगे कि y किस पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा है, ओके।
x a के इक्वल नहीं है, x जब a की तरफ टेंड कर रहा है तब y किस पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा है। इस तरह से आप फंक्शन का उस पॉइंट के अराउंड बिहेवियर निकाल सकते हो। ओके, सी x इज टेंडिंग टू a, आपको देखना है कि y किस पॉइंट पे टेंड कर रहा है। तो आप क्या करोगे कि आपके पास सपोज ये है x इक्वल टू a पॉइंट, x के लेफ्ट साइड में, x इक्वल टू a के लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू होगी, a से छोटी वैल्यूज होंगी। x इक्वल टू a के राइट साइड में क्या होगी, x इक्वल टू a से बड़ी वैल्यूज होंगी। तो एक बार तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से आओगे, a से जस्ट छोटी वैल्यू लोगे x की और उसको बढ़ाते बढ़ाते x इक्वल टू a की तरफ जाओगे, फिर देखोगे कि y किस पॉइंट की तरफ जा रहा है। ओके, ऐसे ही एक बार आप क्या करोगे, x की a से जस्ट बड़ी वैल्यू लोगे और उसको छोटा करते हुए आप x इक्वल टू a की तरफ जाओगे, तब आप ऑब्जर्व करोगे कि y किस पॉइंट की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये जो केस होता है ना कि जब x a की तरफ टेंड कर रहा है, उस लिमिटिंग केस में जो y की वैल्यू होती है वो y की लिमिट होती है। ओके, लिमिट कब होगी, जब आप x को इधर से a की तरफ ला रहे हो, इधर से भी a की तरफ ला रहे हो, तो y किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ जा रहा है ना, तो वो y की लिमिटिंग वैल्यू होगी। अंडरस्टूड? और उस केस में उस लिमिटिंग वैल्यू को क्या बोला जाता है, लिमिट बोला जाता है। देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, आपको देखना है कि x इक्वल टू 2 पे कैसे बिहेव कर रहा है ये फंक्शन। अब आप सीधा बता सकते हो कि जब x 2 की तरफ जा रहा है तब y की कितनी वैल्यू है या एफ एक्स की कितनी वैल्यू है, 2 स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स 6 वैल्यू है। ओके, कहीं फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा है तो आप इजीली बता सकते हो कि ये, इसका मुझे कर्व बनाना है तो कैसे बनेगा, इसका मुझे कर्व बनाना है तो ये ऐसे बनेगा कर्व इसका। ये कुछ ऐसे कर्व बनेगा और ये पॉइंट होगा 2, y इज इक्वल टू 2, ऐसा बनेगा। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब आपको पता है कि जब x 2 की तरफ जा रहा है, सपोज यहाँ पे कहीं x जब 2 है तब y कितना है, तब y 6 है। ओके, कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आप इजीली बता सकते हो कि व्हेन x इज टेंडिंग टू 2 y इज टेंडिंग टू 6, इजीली बता सकते हो। लेकिन क्या हमेशा आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी कि आप देख के बता सकते हो कि y किस तरफ जा रहा है? हमेशा नहीं होगा, कई सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होंगे, कई बार उस पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी, है ना। तो आपको दूसरे तरीके लगाने पड़ेंगे, दूसरे मेथड लगाने पड़ेंगे ये पता करने के लिए कि x की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे मैंने ये ले लिया, अब आप x इक्वल टू 3 पे सीधा बता सकते हो क्या, आप इस पे रखोगे अगर वैल्यू, जैसे आपने इसमें रखा था, इसमें तो आपने पुट कर दिया था x इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 6 आ गया, राइट। इसमें ऐसा कर सकते हो क्या आप, इसमें इफ यू पुट x इक्वल टू 3 देन दिस विल गिव 0 डिवाइड बाय 0, राइट। इसमें x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये 0 डिवाइड बाय 0 देगा। ओके, विच इज इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है, 0 बाय 0 हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा इनडिटर्मिनेट क्या होता है। ओके, तो x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। तो मतलब कि जिस तरह से आपने पिछले क्वेश्चंस का निकाला था सॉल्यूशन, इस बार इसमें नहीं निकाल सकते। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है ना, ये x इक्वल टू 3 पे डिफाइन नहीं होता है। सो x इज नॉट इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे डिफाइन नहीं होता है। तब आप क्या करोगे कि x की जस्ट बड़ी वैल्यू लोगे, फिर x इक्वल टू 3 की तरफ आओगे, तब आप देखोगे कि फंक्शन किस तरफ जा रहा है। अगली बार आप क्या करोगे कि x की 3 से जस्ट छोटी वैल्यू लोगे और x इक्वल टू 3 की अप्रोच करोगे, तब भी आप देखोगे कि आपने क्या किया, ये 3 है सपोज, यहाँ पे x इक्वल टू 3 है, आपने 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू ली और उसको छोटा करते करते x इक्वल टू 3 पे गए, तब आपने देखा कि फंक्शन किस तरफ जा रहा है। एक बार आपने क्या किया कि x की 3 से जस्ट छोटी वैल्यू ली, उसको बड़ा करते करते x इक्वल टू 3 पे गए। तो आप इससे देख सकते हो, है ना, कि आप जब आपका x जब 3 को अप्रोच कर रहा है या x 3 को टेंड कर रहा है, फंक्शन का बिहेवियर क्या है या फंक्शन किस पॉइंट की तरफ जा रहा है। अगर दोनों केस में, जब आप इधर से आ रहे हो और इधर से आ रहे हो, दोनों केस में फंक्शन किसी एक फिक्स पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, तो वो फंक्शन की
x टेंड्स टू 3 के लिए लिमिट हो जाएगी या लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में? इसका देखिए, इसमें भी देखो वही हो रहा है। इसमें क्या है, अच्छा इसकी लिमिट निकालेंगे कैसे वो हम आगे देखेंगे। इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे जब लिमिट का इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ सकते हो कि 3 की जस्ट बड़ी वैल्यू ले लो, 3.1 ले लो, फिर उसको छोटा करो 3.01 करो, फिर उसको छोटा और छोटा करो 3.001 कर दो, उससे ये एफ किसी पॉइंट की तरफ जाएगा। अगली बार क्या करो कि 3 से जस्ट छोटी वैल्यू लो, 2.9 लो, फिर उसको बड़ा करते 2.99 करो, फिर और बड़ा करते 2.999 करो, है ना। तो जो एफ की वैल्यू है वो किसी पॉइंट की तरफ, एक फिक्स पॉइंट की तरफ जा रही है दोनों कंडीशन में, तब x टेंड्स टू 3 के लिए फंक्शन की वो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। ओके, या फिर x टेंड्स टू 3 के लिए फंक्शन की वो लिमिट हो जाएगी। तो आपको एक चीज समझ में आई ना कि जो x की वैल्यू जब 3 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू किसी एक फिक्स पॉइंट के आसपास होनी चाहिए। गॉट इट? उस आसपास को बोलते हैं नेबरहुड। ओके, जब x 3 की नेबरहुड में है तब f(x) किसी एक फिक्स पॉइंट, लिमिट को जनरली स्मॉल l या कैपिटल L से डिनोट करते हैं। ओके, तो जब x 3 की नेबरहुड में है तब f(x) उस पॉइंट L के नेबरहुड में है, किसी एक फिक्स पॉइंट L के नेबरहुड में है, तो हम बोलेंगे x टेंड्स टू 3 के लिए फंक्शन की लिमिट क्या है, L है। ओके, नेबरहुड हम आगे देखेंगे अभी हम। अब इस थर्ड एग्जांपल पे आइए, इसमें भी देखो आप x इक्वल टू 0 के लिए आपको इसका बिहेवियर देखना है, 0 पे इसका बिहेवियर देखना है। क्लियर है कि 0 रखोगे तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, और नीचे 0 है x इक्वल टू 0 पे, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है जहाँ भी दिया हुआ होगा ये लिखा होगा कि ये x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि नीचे 0 आ रहा है। ऊपर 0 नहीं भी होता तो भी नीचे 0 आ रहा है, तो उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, या फिर ये पॉइंट इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है। अब देखते हैं, 0 से जस्ट छोटा नंबर लिया आपने तो क्या हो जाएगा। देखो, जो हमारी लिमिट को लेके अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। देखो, पहला हम क्या करेंगे कि जब x 0 से जस्ट छोटा है और बढ़ते हुए 0 की तरफ जा रहा है तब f(x) कहाँ जा रहा है। देखो, आपने x इक्वल टू 0.1 लिया, x से जस्ट छोटा है ना, 0 से जस्ट छोटा है ना, तो माइनस का 0.1 लिया, तब f(x) क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा मोड है, मोड x, इसका मोड मतलब कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी 0.1, नीचे माइनस का 0.1, तो कितना हो जाएगा -1। ओके, 0 के और करीब आओगे तो कितना हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 0.01। ओके, अब ये 0 के ज़्यादा पास में आ रहा है, मतलब कि इससे बड़ी वैल्यू ले रहे हो आप, है ना, तो f(x) क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, इसका मोड क्या हो जाएगा 0.01, और x की वैल्यू क्या है माइनस का 0.01, तो ये फिर से -1 हो गया। ओके, ये हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तब ऐसा आ रहा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तब। अब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। देखो, x को आपने 0 से जस्ट बढ़ा लिया, तो कितना लिया आपने 0.1 लिया, तब f(x) क्या आ रहा है। देखो, f(x) आ रहा है 0.1 का मोड 0.1 और 0.1 एज इट इज 1 आ रहा है। और थोड़ा आप x के पास में आओ, x इक्वल टू 0 के, तो 0.001 लिया, तब f(x) क्या आ रहा है 0.001 डिवाइड बाई 0.0, तो ये आ रहा है आपका 1 आ रहा है। आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, -1 आ रही है, मतलब कि x आप 0 पे फंक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे हो, और 0 से जब जस्ट छोटा है जब x, या 0 के लेफ्ट में आप देख रहे हो, तो फंक्शन किस पॉइंट की तरफ जा रहा है, -1 की तरफ जा रहा है, और x जब 0 से जस्ट बड़ा है, यानी कि राइट साइड से आप देख रहे हो, तो फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि इस केस में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। ओके, दोनों साइड से फंक्शन जो अप्रोच कर रहा है किसी पॉइंट को, वो पॉइंट सेम नहीं है। अगर दोनों साइड से -1 को या 1 को अप्रोच कर रहा होता, तब हम बोलते कि फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए कितनी है,
1 है अगर दोनों साइड से 1 को अप्रोच कर रहा होता, और -1 है अगर दोनों साइड से -1 को अप्रोच कर रहा होता। ओके, ये आपने x की वैल्यू 0 से जस्ट छोटी लिया या लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाया तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही ये x की जो वैल्यू है 0 से जस्ट बड़ी है, यानी कि राइट हैंड साइड से आप, दिस इज योर x इक्वल टू 0, आपने यहाँ से गए लेफ्ट हैंड साइड से तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ से गए तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ओके, तो ये आपका क्या है, ये है आपका राइट हैंड लिमिट। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता था। क्या हो सकता था, देखो, थोड़ा सा इससे बेटर तरीके से अगर आपको करना होता तो आप ऐसे भी कर सकते थे। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स। आपको कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, और x इक्वल टू 0 इसके डोमेन में तो है नहीं, तो ये आएगा। अब आपको पता है कि मोड x क्या होता है, वी नो दैट मोड x इज इक्वल टू x when x is equal to x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than equal to 0। ओके, तो जब x 0 से जस्ट बड़ा है तब मोड x क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो पहला केस है, केस 1 when x is greater than 0, तब क्या हो जाएगा, तब जो मोड x है वो x के बराबर हो जाएगा, तो x अपॉन x 1 हो जाएगा। ऐसे ही केस 2 when x is less than 0, x नेगेटिव है तब मोड x माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, तो माइनस एक्स बाई एक्स विच इज इक्वल टू -1। यही हमने पिछले सॉल्यूशन में निकाला था, बस ये थोड़ा सा तरीका उससे थोड़ा बेटर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेबरहुड की बात पे। नेबरहुड के बारे में हमने क्या बताया था कि जब x किसी पॉइंट a के नेबरहुड में होगा तब फंक्शन किसी एक फिक्स पॉइंट l के नेबरहुड में अगर है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन की x टेंड्स टू a के लिए लिमिट क्या है, l है। ओके, तो नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड को कैसे डिफाइन करते हैं, नेबरहुड को ऐसे लिखा कैसे जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है n डेल्टा ऑफ a। इसका मतलब है n क्या है, नेबरहुड है पॉइंट a का, और इसको बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड, मतलब ऐसा नेबरहुड जिसकी रेडियस डेल्टा है। तो इसको मैं सेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में है। ओके, मतलब क्या है कि ये एक ओपन सर्कल है और जिसका सेंटर a है, रेडियस डेल्टा है। ओपन सर्कल बोला मैंने, सर्कल नहीं बोला, क्लोज सर्कल भी नहीं बोला है, ओपन सर्कल बोला है। ओपन सर्कल का मतलब ये होता है, आप ओपन इंटरवल से समझ सकते हो, जैसे 1 2। ओके, ये ओपन इंटरवल है। कैसे ओपन है समझना। इसका सबसे छोटा पॉइंट क्या है, 1 है क्या, 1 इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर सबसे छोटा पॉइंट क्या है, क्या आप 1 ले सकते हो, नहीं, 1 पे ओपन ब्रैकेट है, राइट, तो 1 नहीं ले सकते। तो 1 के अलावा इसका सबसे छोटा पॉइंट क्या हो गया, 1 से कुछ बड़ा ही होगा ना। क्या होगा, आपने सपोज ये बोल दिया कि सर ये हो गया सबसे छोटा पॉइंट, क्योंकि 1 तो इसके अंदर आता नहीं है, मैं बोलूँगा इससे भी छोटा है, क्या है 1.01। फिर कोई बोलेगा इससे भी छोटा पॉइंट है सर 1.001, है ना, इससे भी छोटा पॉइंट मिल जाएगा 1.0001। ओके, तो इसका कोई भी आप स्मॉलेस्ट पॉइंट बताओगे इस इंटरवल का, मैं उससे भी छोटा पॉइंट बता सकता हूँ आपको। ऐसे ही इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, 2 है, जो 2 इसके अंदर नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, आप 1.9 बोल सकते हो। फिर इससे भी बड़ा इसके अंदर आ जाएगा 1.99 आ जाएगा। इससे भी बड़ा अगर मैं पॉइंट बताऊं जो इससे अंदर है 1.999। ओके, तो कोई भी पॉइंट जो आप बताओगे मैं उससे बड़ा पॉइंट हमेशा बता सकता हूं जो इस इंटरवल के अंदर है। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, मतलब कि कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं है। ओके, यही होता है इस नेबरहुड में, नेबरहुड का कोई भी किनारे का एंड पॉइंट नहीं है, राइट, यहाँ से आप समझ गए होंगे। ऐसे ही इसमें होता है। देखो, इसको मैं सेट के फॉर्म में कैसे लिखाऊंगा, इसको इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। सेट के फॉर्म में कैसे लिखाऊंगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट जो x है वो इसके और इसके बीच में है, a माइनस डेल्टा से x a प्लस डेल्टा के बीच में है। ये होता है नेबरहुड किसी पॉइंट a का। ओके, तो जब x a के नेबरहुड में है तब सपोज f(x) किसी पॉइंट
एल के नेबरहुड में है तब हम बोलेंगे कि जो एफ एक्स की लिमिट है वो एल है एक्स टेंड्स टू ए के लिए। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। ओपन का क्या मतलब है, क्लोज का क्या मतलब है। सपोज ये मैं अगर क्लोज लेता तब आपको पता है कि इसका सबसे छोटा पॉइंट इस इंटरवल के अंदर 1 है और इस इंटरवल के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट 2 है और बाकी सारे इनके बीच में है। लेकिन और ये क्या है, ये है क्लोज्ड इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल है ना तब आप इसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटा पॉइंट नहीं बता सकते। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये पॉइंट है x इक्वल टू ए। आपने a से जस्ट छोटी ली x की वैल्यू, तो सपोज आप कहीं यहाँ कहीं पे हो, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते x इक्वल टू ए की तरफ जा रहे हो, तब इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। दूसरी कंडीशन में आपने x की वैल्यू a से जस्ट बड़ी ली, उसको घटाते घटाते आप x इक्वल टू ए की तरफ जा रहे हो, तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। मतलब इस केस में जो लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। इस केस में जो एफ की लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों साइड से मिलेगी ना लिमिटिंग वैल्यू एफ की, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू a से जस्ट छोटा है ना लेफ्ट साइड में, तो इसको ऐसे लिखा जाता है x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। एक तरीका ये है। एक तरीका और है इसको लिखने का, वो ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, a माइनस एच। h क्या है, h एक बहुत छोटा नंबर है जो पॉजिटिव नंबर है। ओके, h बहुत छोटा एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो जब आपने बहुत छोटा लिया तो ये पॉजिटिव तो है ही, तो h पॉजिटिव है तो a माइनस एच क्या हो जाएगा, a से जस्ट छोटा। बहुत छोटा ले लिया आपने, 0.1 ले लिया सपोज h को, और उसको और छोटा करते करते 0 की तरफ जा रहे हो। सपोज 0.1 है h, तो जो a माइनस एच है ना ये तो a से छोटा हो गया ना। ओके, और h को 0 की तरफ टेंड कराओगे तो a माइनस एच ए की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो a माइनस एच ए की तरफ टेंड करेगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिखा जाएगा कि लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। एक तरीका ये लिखने का, दूसरा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोई h लिया जो बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है, तो a प्लस एच क्या हो जाएगा, a से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो a प्लस एच है वो a की तरफ जाएगा जब h 0 की तरफ जाएगा। ये होती है राइट हैंड लिमिट, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और क्या होनी चाहिए, दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ओके, दोनों इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। उस केस में हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, और इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के केस में क्या लिखा था, x टेंड्स टू a माइनस x टेंड्स टू a प्लस। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है तो हम ऐसे एक लिखेंगे x टेंड्स टू a एफ एक्स, और इसको L बोला जाता है जनरली, कहीं कहीं कैपिटल L भी लिखा जाएगा, जनरली स्मॉल l से लिमिट को लिखा जाता है। इस केस में ये हो गया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई, उसको हमने ऐसे लिखा। ये होती है किसी फंक्शन की x टेंड्स टू a के लिए लिमिट। ओके, मूविंग ऑन। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा और कर लेते हैं फिर हम देखेंगे एग्जांपल, या फिर मैं आपको चाहूँ तो कर्व से वैसे बता सकता हूँ कि कैसे होगा। कि देखो कैसे बताओगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। मैंने एक कर्व ले लिया, ये कर्व इनफाइनाइट से आ रहा है, सपोज यहाँ आया, ठीक है, और कम होते होते इधर माइनस इनफाइनाइट की तरफ गया, ठीक है, नहीं
इसको मैंने ऐसे करके ऐसे लिया, ओके, और फिर अगला जो पार्ट है वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और ऐसे करके ऐसे कहीं जा रहा है, नहीं माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, यहाँ तक गया, फिर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे कुछ कर लिया। सपोज ये किसी एक फंक्शन का कर्व है, ओके, आपको बताना है, पॉइंट्स में डाल देता हूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। अब हमको देखना है कि लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे नहीं कर रही है। अब देखो कि ये x इक्वल टू ए पे चेक करते हैं, x इक्वल टू ए के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, मतलब कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे कहीं होगी फंक्शन की वैल्यू, राइट। और इसको मैं क्या नाम दूँ, ए बी सी डी हो गया, इसको ई बोल दो या कुछ और बोल दो, पी बोल दिया, ओके। तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ये ओपन होल है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे a पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन a से जस्ट पहले ले जाओगे ना तो ये p की तरफ जा रहा है, ये भी a के जस्ट बाद में जाओगे ना तो ये, अब एक्चुअली मैंने इसको बहुत बड़ा बनाया है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत ही एक मतलब आपको दिखेगा ही नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट a पे वैल्यू नहीं है, a से जस्ट छोटी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू है, a की जस्ट बड़ी वैल्यू पे भी फंक्शन की वैल्यू है, सिर्फ x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ओके। तो जब x की a से जस्ट छोटी वैल्यू लोगे ना तब भी y की वैल्यू ये मिलेगी, a से जस्ट बड़ी वैल्यू लोगे x की तब भी y की वैल्यू यही मिलेगी। इसका मतलब a पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, a पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट। b पे आओ, ये b पॉइंट है, b के जस्ट बाद फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, b के जस्ट बाद वैल्यू फंक्शन की यहाँ पे होगी, b से जस्ट पहले कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, और जैसे जैसे पास में जाओगे तो ये किसी एक कॉमन पॉइंट इसकी तरफ जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब b पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। हर बार हमको दोनों देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। c पे देखो, अब c पे देखो तो c पे जो फंक्शन की वैल्यू है ना, c पे क्या हो रहा है कि c जैसे जैसे c से जस्ट पहले लोगे ना तो ये वैल्यू मिलेगी आपको फंक्शन की, c से जस्ट पहले ले रहे हो तो c से जस्ट पहले ले रहे हो तो ये वैल्यू मिलेगी, ये क्या है भाई, q है। लेकिन c के जस्ट बाद ले रहे हो तो ग्राफ ही चेंज हो रहा है, उस केस में ग्राफ ये आ रहा है, और c के जस्ट बाद क्या है, इनफाइनाइट है। देखो एट c लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स कितना है, q है, बट लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स कितना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। c के बाद में जो है कर्व वो ये वाला है, और ये नीचे कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इनमें से एक इन्फाइनाइट है। इसका मतलब c पे जो है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आया समझ में। d पे देखो, d से जस्ट पहले ये वैल्यू है y की, d के जस्ट बाद वैल्यू कौन सी है, y की, यही है, दोनों किसी एक सिंगल वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, पी क्यू आर, इसको r बोल दिया। आया समझ में। तो d से जस्ट पहले और d के जस्ट बाद फंक्शन किसी एक सेम वैल्यू की तरफ जा रहा है तो d पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ओके। इस तरह से आप कर्व में देख सकते हो कि कहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे नहीं कर रही है। अब आते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मैंने बताया ना कि लिमिट हम क्यों चेक करने पड़ रही है, कहीं पे फंक्शन ब्रेक करेगा वहाँ देखने की जरूरत पड़ेगी हमें कि फंक्शन ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ पे उस पॉइंट के आसपास देखना पड़ेगा आपको कि फंक्शन उससे पहले कैसा था, उसके बाद में कैसा था, तभी तो बता सकते हो कि उस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। या फिर ये भी हो सकता है जैसे बीच में 0/0 आया था, है ना, तो उस पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं था वहाँ पे, तो इस तरह के पॉइंट्स भी आए। तो अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात कर लेते हैं हम। अच्छा, इनडिटर्मिनेट अलग चीज़ है, इनफाइनाइट अलग चीज़ है। इनफाइनाइट क्या होता है कि एक फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है,
इनफाइनाइट का मतलब है कि एक फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट का वर्ड का मीनिंग अलग है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि यूनिकली डिटरमाइंड नहीं है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, राइट। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि यूनिकली डिटरमाइंड नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जिस्ट भी कर सकती है, राइट। और दूसरा जो हमने पहले पढ़ा था कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 आता था, तो उस केस में इनफाइनाइट हो रही थी। यहाँ पे ये इनडिटर्मिनेट का मतलब इनफाइनाइट नहीं है, इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि यूनिकली डिटरमाइंड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आया समझ में कि सपोज 0/0 फॉर्म में, ओके, कि कुछ भी ऊपर एफ एक्स है, नीचे जी एक्स है, एक्स को किसी पॉइंट ए की तरफ जा रहा है, लेके जा रहे हो, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इस फॉर्म को बोलोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्यों बोलते हो, देखो मैं एक दो का बता देता हूँ। क्यों 0/0 फॉर्म होगी ना, उसकी इनडिटर्मिनेट उसको क्यों बोलते हैं, मतलब कि यूनिकली डिटरमाइंड क्यों नहीं है, या फिर एक से ज़्यादा आंसर कैसे आ सकते हैं। देखो एक मैंने ये ले लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो सकता है, x से x से आपने काटा तो कितना हो जाएगा 1/x, और x टेंड्स टू 0 इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। दूसरा देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, राइट। ये भी तो 0/0, ये 0/0 फॉर्म है, 0 अपन इसमें 0 रखो तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ऊपर 0 नीचे 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। लेकिन आपने कैंसिल x को कैंसिल आउट करके लिमिट पुट की, तो लिमिटिंग वैल्यू 0/0 की आ रही है इनफाइनाइट। यहाँ पे देखो 0/0 फॉर्म है, आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। लेकिन आपने x को कैंसिल आउट किया तो ये कितना बचा, x अपॉन 1। अब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये तो 0 आ रहा है। आया समझ में। तीसरा देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन एक्स, ये भी तो 0/0 फॉर्म है, ओके। x से x कैंसिल आउट किया 1, x टेंड्स टू 0 करो तो 1 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब तीनों 0/0 फॉर्म थी, लेकिन अलग अलग वैल्यू मिल रही है, या 1 मिल रहा है, या 0 मिल रहा है, या इन्फिनिट मिल रहा है। इस कारण ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ओके। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के केस में इनफैक्ट हम यही तीनों एग्जांपल ले सकते हैं, ओके, यही तीनों एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें आपने क्या किया कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दिया, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगी। कैंसिल करोगे तो 1/x, x की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। इस केस में इनफाइनाइट हो जाएगा और इस केस में 1 हो जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी, मतलब कि इस फॉर्म में भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की लिमिटिंग वैल्यू एक नहीं होगी, यूनिकली डिटरमाइंड नहीं है, ओके। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, देखो कि इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को आप 0 मत कर देना। मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल बताऊं कि सपोज आपके दोनों मुट्ठी में रेत है, राइट, आपकी दोनों मुट्ठियों में रेत है। मैं एक बार के लिए ये बोल सकता हूँ कि सपोज आपकी मुट्ठी में जो रेत है उसमें कण कितने हैं, इनफाइनाइट है, ओके। दूसरी मुट्ठी में जो रेत है उसमें कितने कण हैं, इनफाइनाइट है। पर क्या ये जरूरी है कि दोनों मुट्ठियों में जो रेत है उनके कण बराबर हो, नहीं ना। दोनों में इनफाइनाइट है लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों के कण बराबर हो। तो ये वाला इनफाइनाइट भी बड़ा हो सकता है, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला इनफाइनाइट भी बड़ा हो सकता है, तब ये नेगेटिव हो जाएगा। और दोनों इनफाइनाइट बराबर भी हो सकते हैं, तब 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 नहीं होता, क्योंकि सारे इनफाइनाइट बराबर नहीं होते हैं, ओके। तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। और देखो 3 हो गई। चौथा ये है 0 इंटू इनफाइनाइट। 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों हो रही है, देखो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स है, सपोज कैसे है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है आपके पास, एफ एक्स इंटू जी एक्स है। अब हम x टेंड्स टू ए कर रहे हैं सपोज, तो x टेंड्स टू ए के लिए ये 0 की तरफ जा रहा है और x टेंड्स टू ए के लिए ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो इनकी वैल्यू जो मिलेगी इसकी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के लिए x टेंड्स टू ए पे
क्या वो यूनिक मिलेगी? देखो, अगर ये पहले जीरो की तरफ टेंड करेगा या जीरो के ज़्यादा करीब होगा तो ये जो वैल्यू होगी ये तो जीरो की तरफ जाने लगेगी, बहुत छोटी हो जाएगी, राइट? या फिर ये बहुत जल्दी से बढ़ने लगेगा, जी एक्स एकदम इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगा, है ना? ये जिस वैल्यू जिस स्पीड से ये जीरो की तरफ जा रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से ये इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगा, तब इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट? तो इस केस में ऐसा होता है कि ये तो कोशिश करेगा कि जीरो की तरफ ले जाए इसको, और ये कोशिश करेगा कि इसको इनफाइनाइट की तरफ ले जाए, है ना? तो इसीलिए इसकी एक यूनिक वैल्यू नहीं होती है। दिस इज नॉट यूनिकली डिटरमाइंड, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनफाइनाइट और जीरो, एनीथिंग। ओके, ऐसे इस पे आते हैं 1 टू द पावर इनफाइनाइट। सपोज आपके पास ऐसा है, इस बार fx टू द पावर gx है। अब ये इनडिटर्मिनेट क्यों होता है? देखिए, gx तो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। fx जो है ना वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है। ओके, 1 है तो ये पूरा 1 हो जाएगा। fx अगर 1 है तो ये पूरा 1 हो जाएगा। 1 से जस्ट छोटा है तो ये पूरा 0 की तरफ जाएगा, और fx 1 से जस्ट बड़ा है तो ये पूरा इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। क्यों हो रहा है? देखो, अगर आपने कोई भी 1 से छोटा नंबर लिया ना, इसकी पावर अगर आप बढ़ाते जाओगे, इसकी पावर मैंने a ली तो a बढ़ाते जाओगे तो ये क्या करेगा? ये घटता जाता है। अब 1/2 ले लो, 1 से छोटा है, पावर बढ़ाओगे, स्क्वायर करोगे 1/4, क्यूब करोगे 1/8, पावर 4 करोगे 1/16। तो 1 से कोई भी छोटा नंबर है उसकी पावर बढ़ने पे वो नंबर हमेशा घटता जाएगा। ऐसे ही दूसरा केस मैंने क्या बताया था कि जब fx 1 से जस्ट बड़ा है, मतलब कि मैंने 1.1 ले लिया, पावर b ली, तो अगर b बढ़ रहा है और नीचे बेस जो है वो 1 से बड़ा है तो ये नंबर बढ़ता जाएगा। ओके, अब जो a और b है, पावर है, एक्सपोनेंट्स हैं, वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? घट रहा है। तो घटते करते ये इनफाइनाइट की जीरो की तरफ चला जाएगा जब fx 1 से जस्ट छोटा है। इस केस में जब बेस 1 से बड़ा है और पावर इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो ये क्या है? बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि जब fx 1 से जस्ट बड़ा है तो उसकी पावर इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। सो ये 0 की तरफ जाएगा। कब? जब fx जो है ना 1 से छोटा है, और ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा कब? जब fx 1 से बड़ा है। ऐसे समझ में? ऐसे होता है। तो इसका मतलब कि ये यूनिकली डिटरमाइंड नहीं है। ये जो है 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, लिमिटिंग केस में यूनिकली डिटरमाइंड नहीं है। ऐसे समझ में? तो ये हो गए 5। कौन कौन से? 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 2 और है 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0। ये क्यों है वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसलिए है कि बेस में अगर 0 है तो पावर में कुछ भी लगाओ वो 0 की तरफ जाएगा। आपके पास ऐसा है ना कि 0 टू द पावर, एग्जैक्टली मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप इस पे भूल मत जाना कि सपोज जैसे मैंने इसकी बात की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट है, ऐसा नहीं है। फिर से समझना, इसका कहने का मतलब ये है कि fx की पावर gx है जहाँ पे ये 1 की तरफ जा रहा है और ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। जो fx है वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है और gx जो है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। उस केस में मतलब कि लिमिटिंग केस में ऐसा है। ऐसे ही यहाँ 0 टू द पावर, मतलब कि जो बेस है वो 0 की तरफ जा रहा है, पावर जो है वो भी 0 की तरफ जा रहा है। इस केस में कहाँ दिक्कत आ रही है? इस केस में ये दिक्कत आ रही है कि जब बेस 0 की तरफ ज़्यादा स्पीड से जाएगा, ज़्यादा मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बेस पहले 0 की तरफ अगर जाने की कोशिश कर रहा है तो किसी 0 की पावर कुछ भी लगा दो कि 0 हो जाएगा। तो उस केस में तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी। लेकिन जो बेस है वो उतना स्पीड से 0 की तरफ नहीं जा रहा है, जो पावर है वो ज़्यादा रफ्तार से 0 की तरफ जा रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? नॉन जीरो की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो मतलब कि जब ये पहले 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा तब जो 0 टू द पावर 0 है ये 0 की तरफ जाएगा, लेकिन जब पावर 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा पहले तो ये 1 की तरफ जाएगा। तो इसके पास दो केस है, 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये तो कोशिश करेगा कि मैं इसको 0 की तरफ ले जाऊं, ये कोशिश करेगा कि मैं इसको 1 की तरफ ले जाऊं।
है ना। किसी नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है। किसी जीरो की पावर नॉन जीरो क्या होती है, 0 होती है ना। तो ये कोशिश करेगा कि मैं इसको पहले 0 की तरफ ले जाऊं, ये कोशिश करेगा कि मैं इसको 1 की तरफ ले जाऊं, इसीलिए ये यूनिकली डिटरमाइंड नहीं है। आया समझ में। लास्ट, इन्फिनिटी टू द पावर 0। अब इन्फिनिटी टू द पावर 0 है तो बेस में इन्फाइनाइट है, तो ये कोशिश करेगा कि मैं इसको इन्फाइनाइट की तरफ ले जाऊं। किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो ये कोशिश करेगा कि मैं इसको 1 की तरफ ले जाऊं। ओके, तो अगेन यहाँ पे भी यूनिकली डिटरमाइंड नहीं होगी। तो ये जो 7 फॉर्म है ना, ये होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ओके, ये सारी पढ़ेंगे हम फॉर्म्स कि इन फॉर्म्स में आ जाता है फंक्शन तो उसकी लिमिट कैसे निकालोगे, उस पॉइंट पे। हो गया सारा। इसके बाद है क्या है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट। ये देख लेते हैं कि सपोज आपके पास कोई दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स, पॉइंट मैंने ले लिया ए, तो इसकी लिमिट अगर L है, x टेंड्स टू a के लिए fx की लिमिट L है, और x टेंड्स टू a के लिए gx की लिमिट m है, तो क्या होगा, तो देखो एडिशन के लिए क्या होगा, fx प्लस gx हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस में साथ में ले लेता हूँ कि अगर fx प्लस gx है या fx माइनस gx है तो लिमिट क्या हो जाएगी, तो लिमिट हो जाएगी L इंटू एम। ओके सॉरी, L प्लस माइनस एम। एफ एक्स है प्लस जी एक्स है तो लिमिट हो जाएगी L प्लस एम, एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो लिमिट हो जाएगी L माइनस एम। क्यों, x की लिमिट L है, सॉरी एफ एक्स की लिमिट L है, जी एक्स की लिमिट m है, किसके लिए, x टेंड्स टू a के लिए। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, x टेंड्स टू a के लिए एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर है तो लिमिट क्या हो जाएगी, L इंटू एम। ऐसे ही डिवीजन के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू a है, एफ एक्स बाई जी एक्स कर रहे हो अगर, तो उसकी लिमिट क्या होगी, तो वो हो जाएगी L बाई एम, और यहाँ पे m जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज ये है ना, ये आपकी बहुत इजी कर देगा बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे आपको ये निकालना है कि x साइन x है ना, तो आपको एक साथ निकालने की जगह आप इसकी लिमिट निकालो, इसकी लिमिट निकालो, मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये आपके लिमिट निकालने में बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, एफ एक्स के साथ कोई स्केलर है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स के साथ कोई स्केलर मैंने k ले लिया तो क्या हो जाएगी लिमिट, तो k स्केलर बाहर हो जाएगा, k इंटू एल हो जाएगा। ओके, ये है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। आगे बढ़े। अच्छा, और भी पढ़ेंगे, इतनी नहीं है, और भी पढ़ेंगे। e टू द पावर एफ एक्स है, ओके, उस केस में, एक्सपोनेंशियल केस में, लॉगरिथमिक केस में, उसमें उनमें भी केस बनेंगे इनके, तो वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब उनकी बात करेंगे अभी हम। अब आता है मेथड टू इवेलुएट लिमिट्स। लिमिट्स निकाली कैसे जाती है। अब तक हमने देखा लिमिट क्या होती है, अब हम देखेंगे कि लिमिट अलग अलग केस और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं, ये भी देखा हमने। अब हम देखेंगे कि इन अलग अलग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में लिमिट कैसे निकाली जाती है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए।